बाजार बोलता है, इसमें हम बात करेंगे एफआईएसडीआईज के डेटा की और बात करेंगे हम ग्लोबल इंडिसेस की। एक बार देख लेते हैं एफआईएसडीआईज का डेटा। तो कल जम के खरीदारी की डीआईज ने और जम के बिकवाली की एफआईज ने। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डीआईज 12,122 करोड़ का माल लेकर गए। हालांकि परसों की सेलिंग से थोड़ा सा लोगों को सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ था कि डीआईज ने माल बेचना शुरू तो नहीं कर दिया, कहीं म्यूचुअल फंड पर रिडेम्पशन तो नहीं आ गया, कुछ प्रेशर तो नहीं है। लेकिन कल की खरीद ने ये सारी क्वेश्चन मार्क फिलहाल तो हटा दिए। एफआईज ने 9,040 करोड़ की सेलिंग की है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, किस तरह से वहाँ पर ट्रेड हो रहा है, खासतौर से एशियन मार्केट्स में। तो कल डाओ में 349 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन एक समय ठीक ठाक गिरावट थी, निचले स्तरों से रिकवर हुआ। इनफैक्ट नैस्डैक में तो और भी स्मार्ट रिकवरी थी। आज चाइनीज़ मार्केट में अच्छा रिबाउंड है, करीब 1% से 1.25% का। आज सबसे बढ़िया रिबाउंड है जापानीज़ मार्केट में, 5% का मूव, 1500 पॉइंट। तो एक ही शॉर्ट में यहाँ पर जापानीज़ मार्केट अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है और कोस्पी में भी करीब चौथाई से आधा फीसदी की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स कौन से काउंटर हैं। तो टॉप गेनर्स में अगर देखें तो विजय करीब 8%, आईसीआईएल करीब 7.5%, सीक्वेंट साइंटिफिक करीब 7%, जिंदल वर्ल्ड करीब 7%, चोला होल्डिंग करीब 6.5%। साथ ही एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर है जहां पर कि थोड़ा सा प्रेशर आज भी बना हुआ है। तो उन प्रेशर पॉइंट्स को देखते हैं। तो डिलीवरी करीब 6%, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग करीब 5%, जैक कॉर्प 4%, वेल्समन कॉर्प 4% और नावा करीब 3.25%। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पर कि प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं कुछ ग्लोबल खबरों की बात करता हूं। विनीत सर, एक खबर जो कि इंपॉर्टेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो कह रहे हैं कि 9 अप्रैल से चीन पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगा देंगे डोनाल्ड ट्रंप, और कह रहे हैं कि अमेरिका पर जो आपने 34% टैरिफ लगाया, आज उसकी डेडलाइन है कि आज हटा दो तुरंत, और अगर नहीं हटाओगे तो 34% जो टैरिफ लगाया था और 20% जो पहले टैरिफ लगा हुआ था, दैट मीन्स कि 54% टैरिफ, उस पे और 50% टैरिफ लगा देंगे। तो ये तो मतलब चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर तो खुलकर शुरू हो गया। आपको लगता है सर इस स्टेटमेंट से डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी ज़्यादा दिख रही है, या चाइना का रिटेलिएशन से ये पता लग रहा है कि चाइना भी पूरा बदला लेने के मूड में और वो झुकेगा नहीं? नहीं, अमेरिका इज दो चीज हावर्ड मार्क्स ने ना परसों ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में बहुत अच्छी चीज बोली थी हम्म। कि यूएस इज द इंपोर्टर, हम्म। यूएस इज द कंज्यूमर, हम्म। चाइना इज द एक्सपोर्टर। हम्म। तो अगर यूएस इंपोर्ट लेना ही बंद करेगा तो चाइना अपनी कैपेसिटी के साथ करेगा क्या? हम्म। और इसमें क्या होने वाला है ना, ये सारी चीजों का एक फाइनल आउटकम क्या होने वाला है कि आपका डॉलर डेप्रिशिएट करेगा। तो डॉलर डेप्रिशिएट करेगा तो चाइनीज जो डॉलर येन रिलेशनशिप है वो अगर पेग करके रखेंगे तो चाइना में भी स्टैगफ्लेशन आएगा, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन स्टैग्नेशन और येन गिरने के कारण उनके उधर भी इन्फ्लेशन आएगा। और देखिए चाइना की जो फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन है वो अमेरिका से बदतर है। उनका टोटल डेट $54 ट्रिलियन है, और हम मान के चले कि वो जो रिपोर्टेड नंबर उनका $18 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो बड़ा नंबर है, बट एक्चुअली वो फेक नंबर है। पर अगर हम समझे कि 18 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी है तो उनका 300% डेट टू जीडीपी है। सस्टेनेबल किसका नहीं है? ज्यादा चाइना का सस्टेनेबल नहीं है। और आप देखो कि चाइना ने अपनी करेंसी डीवैल्यू करके 40 साल में केवल $3 ट्रिलियन का सरप्लस खड़ा किया है। तो ये नंबर भले अपने को बड़ा लगता है, बट फॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ चाइना ये डैमेज उनको ज्यादा होने हैं। और उसके कारण देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बोथ कंट्रीज लाइक चाइना एंड वियतनाम आके डम करे ग्लोबल इकोनॉमी में। जिससे क्या होगा मालूम है क्या? एक तो कंज्यूमर शॉक आएगा, सप्लाई ग्लट आएगा, और वो सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है 2% होने के कारण हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा। लेकिन इंडिया इतनी इंसुलेटेड इकोनॉमी है कि हम उसको मैनेज कर पाएंगे। तो ये जो ग्लोबल उठापटक है चलती रहेगी, अभी और एक्सीडेंट होने बाकी है जैसे मैंने कहा। लेकिन आपको डिप्स में माल लेना है, थोड़ा बहुत
जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक थीम्स है इलेक्ट्रिफिकेशन, डिफेंस, कंज्यूमर थीम, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थीम, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ये सब वाटर जैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली पावर एंड वाटर, इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखोगे कि आपको काफी अच्छी तरह से एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो जो आपको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर चीन और अमेरिका की लड़ाई अब काफ़ी इंटेंस होती जा रही है और अब आज देखना होगा कि चाइना क्या एक्शन लेता है। हालांकि उनका कोई मूड ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पीछे हटने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर चीन ने टैरिफ नहीं हटाए तो हम चीन से कोई भी बात ही नहीं करेंगे, जो भी मीटिंग प्लान है वो भी सारी कैंसिल कर देंगे और कोई अन्य देश भी अमेरिका पर रिटेलिएटरी टैरिफ बढ़ाने का ना सोचे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उनको नए टैरिफ झेलने पड़ेंगे। अमेरिका चीन के बीच में देखें तो करीब $582 बिलियन का ट्रेड होता है सालाना ट्रेड, और अमेरिका का चीन से करीब देखें तो $295 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। विनीत सर, अभी कोई लग रहा है कि और कोई देश रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने के मूड में, क्योंकि यूरोप इस बार ऐसा तो नहीं कि गेम चेंजर का काम करेगा। अगर उसने रिटेलिएशन किया अमेरिका का तो कहीं ना कहीं चीन उसको भुनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी एक ठीक ठाक इंपोर्टर है पूरा यूरोपियन यूनियन। और अगर उन्होंने अमेरिका से समझौता कर लिया तो चीन पूरी तरह से अलग थलग हो जाएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे देश हैं एशिया के वो तो पहले ही हथियार डाल चुके हैं, लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया और जो कंबोडिया टाइप के देश हैं कि हम तो 0% ड्यूटी आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। इंडिया भी अपनी ट्रेड डील कर ही रहा है। जापानीज़ मार्केट आज इसीलिए ऊपर है क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री से कल बात हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो ये चीन अलग अलग थलग पड़ के खुद अपने को कमज़ोर कर रहा है और यूरोपियन यूनियन गेम चेंजर बनेगी। यूरोप का मार्केट देखिए, अगर हम यूरोप का मार्केट देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके पास लो कॉस्ट एनर्जी नहीं है और इसके चलते उनके प्रोडक्शन आउटप्राइस्ड है और अगर टैरिफ लगेंगे तो उनका माल बिकेगा ही नहीं। और बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज ने कमिटमेंट किया है एट देयर कंपनी लेवल टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस। ये सब प्लांट्स आने में 12 से 18 महीने लगेंगे। तो आई डोंट थिंक दैट अगर टैरिफ लगाया यूएस पे, यूएस इज गोइंग टू नॉट रिटेलिएट। यूएस रिटेलिएट करेगा और जो उन्होंने चीन को धमकी दी है वो भी यूरोपियन यूनियन को भी लगेगी। सो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन गेम चेंजर साबित होने का कोई स्कोप ही नहीं है। मतलब इन द ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ईयू इज नॉट अ प्लेयर इन द इंटरनेशनल। तो सर, अब ये जो टैरिफ लगने हैं जो कि 9 तारीख से इम्प्लीमेंट होने हैं, यानी कि कल से, तो इंडियन टाइम के अनुसार तो आई थिंक वो परसों से इफेक्टिव हो जाएंगे। सर, कैसे लग रहा है कि मार्केट और झटका देगा जब ये रिटेलिएटरी, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, या इंडिया जो ट्रेड डील पर बात कर रहा है उससे कुछ इनको एक टाइम एक्सटेंशन मिलने वाला है? अगर टाइम एक्सटेंशन मिलता है तो इंडियन मार्केट कैसे बिहेव करेगा यहाँ से, इन लेवल से? और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कैसे ट्रेड करेगा? देखिए, इंडिया है ना कोई रेसिप्रोकल एक्शन लेने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पीयूष गोयल ने बोला है कि हमें इट्स अ कंसर्न, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर प्लेयर्स। तो बहुत सिंपल स्टैंड है और नो ब्रेनर है कि इंडिया में जितने भी स्टीप ड्यूटीज वगैरह, जो भी टैरिफ्स या जो बोलते हैं यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो प्राइमरीली एग्रीरियन है। अगर आप एक भी कम कर दोगे ना तो यहाँ पे ऑपोजिशन या अपॉर्चुनिस्ट जो है वो दंगा करने के लिए ये नहीं करेंगे, बिल्कुल, है ना। तो इंडिया विल नॉट टेक एनी रिटेलिएटरी एक्शन। हाँ, थोड़े बहुत आपको प्रोडक्ट एक्सपेंसिव बेचना पड़ेगा, पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे चाइना के डेंटल एक्सपोर्ट्स टू यूएस कुछ 25 मिलियन के, इंडिया के कुछ 18 मिलियन के। अभी दोनों हेल्थ रिलेटेड है। अगर उस पे 26% ड्यूटी लगा दी और चाइना पे 74% लगा दिया जैसे अभी प्लान्ड है,
तो ऑब्वियसली इंडियन प्रोडक्ट बिकेगा। सही तो बात है। मुझे एक चीज ही समझ में आती है कि इंडिया विल गेन फ्रॉम मार्केट शेयर एक्सेस रादर देन बी अ नेट लूजर इन स्कीम ऑफ थिंग्स। मतलब अगर अपना वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट भी सेम रहे ना, कायम रहे, ज्यादा उसमें ग्रोथ नहीं आए एक्सपोर्ट में इन द शॉर्ट टर्म, इट इज ऑल्सो विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। और इसमें अगर आप देखते जाओगे तो इंडिया के लिए एक्चुअली एक विनिंग पोजीशन में आ रही है। ये तो बात हो रही है सर, लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की दृष्टि डालते हैं, उनको कोई भी पैसा कमाता हुआ अमेरिका से अच्छा तो लगता नहीं है। जब उन्हें ये लगेगा कि सारा एडवांटेज इंडिया लेकर जा रहा है, तब वो फिर कुछ ना कुछ इंडिया के अगेंस्ट में कुछ ऐसी बात करेंगे, क्योंकि दोस्ती के होते होते भी उन्होंने इतनी सारी बातें बोल दी, दोस्त के सामने ही बोल दी। तो उस समय जब दोस्त पैसे कमा रहा होगा तो उनको अच्छा लगेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है कि आप आके देखिए उनकी क्या है, व्हाट इज हिज पॉलिसी स्टेटिंग कि आप आके अमेरिका में प्रोड्यूस करो। अगर आप अमेरिका में प्रोड्यूस नहीं करते सकते हो तो अगर इंडिया से बेचे तो आपको टैरिफ लगेंगे, है ना। तो ये टैरिफ इंडिया भी लगाता है ना, हर एक देश लगाता है। आज की डेट में सिर्फ अमेरिका टैरिफ नहीं लगाता था। अमेरिकन कंप्लेंट क्या है कि सब देश हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाते हैं, सारे देश टैरिफ लगाते हैं, ये तो नॉर्म है। इसमें हो क्या रहा है कि एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओनली कंज्यूमिंग इकोनॉमी, जिसको हर दुनिया का प्राणी उसको सर्विस करता है, उनको अभी अड़चन आ रही है कि अभी उनका मार्केट उनके हाथ से छीना जा रहा है। बिकॉज वहां पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग आएगा, आपके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। ये तो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नॉर्म है, तो इतना अपने को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और ये इनेविटेबली होने वाला ही था, क्योंकि एक कंट्री कितना कंजम्पशन करेगा और बाकी सब इंपोर्ट करते रहेंगे तो उनकी आर्थिक व्यवस्था तो बिगड़ने वाली है। और उनकी ऐसे सिचुएशन पहुंच गई आर्थिक व्यवस्था कि वो वहां से अगर ड्रास्टिक रिएक्शन नहीं लेंगे तो उनका मार्केट ही खत्म हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड को समझना चाहिए कि ऑनशोरिंग, एक कंट्री दुनिया का कंजम्पशन मार्केट यूएसए और एक कंट्री दुनिया का प्रोडक्शन बास्केट, ये दुविधा जो है ना, ये प्ले आउट होनी ही है। इसको सेटल करना ही जरूरी है, क्योंकि एक ही कंट्री सारा दुनिया का प्रोडक्शन नहीं कर सकता और एक ही कंट्री सारा दुनिया का प्रोडक्शन खरीद नहीं सकती है। तो ये जो एनोमली हुए थे ना क्रिएट, वो अभी डिप हो रहे हैं, वो डिसरप्ट हो रहे हैं, और ये वर्ल्ड के लिए अच्छा है और नेट नेट गेनर्स रहेंगे कंट्रीज लाइक इंडिया। कल ब्लैक रॉक की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आए कि अमेरिका में ज़्यादातर सीईओज़ के अनुसार मंदी ऑलरेडी आने वाली है या आ चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे सीईओ से बात की है और सभी का मानना है कि अमेरिका रिसेशन में जाने वाला है और अमेरिकी मार्केट में और अभी 20% का डिप आ सकता है। विनीत सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनके इस स्टेटमेंट से? वो तो होने वाला ही है ना। अगर आप एवरेज 26% का ड्यूटी आप लगाओगे, तो आपको एक सिंपल चीज बताता हूं कि थोड़े साल पहले ना जेआरआर ने काफी स्टैंडर्डाइजेशन किए थे अपने प्रोडक्ट्स में, जिससे उनकी कॉस्ट बेस काफी कम हो चुकी थी। और उनको ये करना पड़ा था क्योंकि अमेरिका बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और वहां पे 3-5% का फर्क में भी आपके मार्केट शेयर के लॉसेज या गेन्स हो सकते हैं, अनलेस यू हैव अ वेरी कंपेलिंग प्रोपोजिशन, राइट। तो ऐसे चलते वो मार्केट में अगर आप कोई भी चीज के भाव 10-15% बढ़ा दो, तो क्या वो मार्केट एक्सेप्ट कर पाएगा? और जब $550 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स चाइना से आते हैं और आप उसके ऊपर 74% ड्यूटी लगा देते हो, तो उसकी वैल्यू 7-6-42 $8 ट्रिलियन हो गई। क्या अमेरिकन इकोनॉमी $400 बिलियन एक्स्ट्रा कंजम्पशन डैमेज के बिना सह सकता है? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड तो नहीं मानता। तो हमें लगता है कि उधर कंजम्पशन में रुकवाली आने वाली है, उधर एक कंजम्पशन शॉक होने वाला ही अमेरिका में, क्योंकि वो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ₹100 जो बेसिक कॉस्ट है, वो मिनिमम 125 होने वाला है और उनको उनकी कंजम्पशन पे रोक लगानी ही पड़ेगी।
और जैसे आप कंजम्पशन पे रोक लगाओगे आपका क्या होगा, जीडीपी आपका नेगेटिव हो जाएगा। जीडीपी नेगेटिव हो जाएगा तो रिसेशन ही आया ना। सही बात है। तो उधर रिसेशन अनिवार्य है, रिसेशन आने वाला है। आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने वाली है, आपके बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने वाले हैं। और अगर देखिए इसमें ना, इसमें सबसे डेंजरस चीज क्या है कि ट्रम्प को लगता है कि मैं मेरा डेट रोल ओवर करूंगा एट लोअर कॉस्ट। और कॉमन इकोनॉमिक सेंस में मुझे नहीं लगता है कि लोअर कॉस्ट रोल ओवर हो जाएगा। और उसमें क्या हो सकता है कि अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में सडनली एक सेल ऑफ आ जाए कि यील्ड्स और बढ़ जावे क्योंकि अनसस्टेनेबल है। तो ये जो एक मूव करके इंडेक्स आता है ब्लूमबर्ग पे, आप इसको चेक कर सकते हो। ये वही सिचुएशन में जा रहा है जो लिज ट्रस की गवर्नमेंट थी ना, तभी यूके में हुआ था। उनकी इन्फ्लेशन इतनी शूट अप हो गई थी कि उनके जो बॉन्ड यील्ड्स है वो एकदम बढ़ गए थे और लिज ट्रस की गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा। ये जो सिचुएशन आएगी ना वो बहुत डेट्रीमेंटल रहेगी, क्योंकि अगर रिजर्व करेंसी में आपका बॉन्ड यील्ड अग्रेसिवली बढ़ जाएगा तो वो बताता है कि आप यू हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन दैट करेंसी, और उसे डॉलर डेप्रिशिएट होगा। तो एंड रिजल्ट तो वही हुआ ना कि डॉलर डेप्रिशिएट होना है। तो रादर देन फाइटिंग अमेरिका, कॉमन सेंस क्या बोलता है कि आप उनके साथ इंडल्ज करो। और इंडिया ने बीच में का रोड मैप निकाला है कि हम हमारी मार्केट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अमेरिका से नेगोशिएट करेंगे, और हमें जो करना, हमारे लिए जो हित में रहेगा वो हम करेंगे। तो ये सिचुएशन में मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि और एक शॉक आ सकता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना हो। बिल्कुल। तो काफ़ी शॉक्स तो आ चुके हैं, अब बस विनीत सर कह रहे कि अभी एक दो एक्सीडेंट और बचे हैं और वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो हो सकता है एक हफ्ते में ही आपको सुनने को मिले, लेकिन वो ग्लोबल फ्रंट पे, नॉट ऑन द इंडिया फ्रंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इंडिया कम से कम बच जाए। ठीक है, हम ये तो नहीं चाहते कि ग्लोबली कुछ ख़राब हो उनकी इकोनॉमीज़ वगैरह, लेकिन जब होगा तो हो ही रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप चाह ही रहे हैं तो फिर उसका कर ही कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कल मीडिया में चल रही थी कि 90 दिन टैरिफ डालने की खबर अमेरिका सोच रहा है, कुछ कंसीडरेशन कर रहा है, तो अमेरिका ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि ये सब अफवाह, हम इस पर कोई बात, ये हमारी तरफ से कोई इस तरह की सोच ही नहीं है। कल इजराइल के प्रधानमंत्री की भी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, अब देखना होगा कि वहाँ पर टैरिफ की क्या स्थिति बनती है। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ आज। ये डेटा है मार्केट फॉल और उसकी रिकवरी का, मार्केट फॉल एंड इट्स रिकवरी। अगर हम देखें 1992 से, तो 1992 में जब हर्षद मेहता कांड हुआ था तो 56% मार्केट गिरा था उन कुछ महीनों में, और जो रिकवरी आई थी लोज से और उन लेवल्स तक जहां से मार्केट गिरा था, उसमें आने में 24 महीने लग गए। 1997 में एशियन करेंसी क्राइसिस आया था जिसमें 28% हमारा मार्केट गिरा था और लोज से करीब हमें 7 महीने लगे रिकवर होने में। सन 2000 में केतन पारिख वाला जो प्रॉब्लम आया था, .com बबल वगैरह, तो वो 43% उस समय मार्केट गिरा और 27 महीने लगे रिकवर होने में। 2008 का जो क्राइसिस था वो तो हम सभी जानते हैं, एक जो मंदी आई थी, ग्लोबल मंदी, जिसमें लेमन ब्रदर कोलैप्स कर गया था, अमेरिका का बैंक था। 60% उस समय इंडियन मार्केट गिरा था और 25 महीने लग गए थे इंडियन मार्केट को 6300 की रेंज में आने में। उस समय निफ्टी 6300 की रेंज पे चलती थी, आई रिमेंबर 6338 या 6350 का शायद हाईएस्ट लेवल था। 2020 में कोविड में अगर हम देखें तो निफ्टी 40% गिरी थी, करीब 7500 के लेवल्स तक आ गई थी, और 7 महीने में मार्च में निफ्टी का लो लगा था और उसके बाद नवंबर में निफ्टी ने पूरी रिकवरी कर ली थी। 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, उसके दौरान 16% मार्केट गिरा और 5 महीने में रिकवर हो गया। 2023 में जब अदानी और हिंडनबर्ग का प्रॉब्लम आया था, उससे पहले से ही थोड़ा मार्केट गिरने लगा था, लेकिन जब अदानी हिंडनबर्ग का फियास्को आया तो उसके बाद मार्केट और तेज़ी से गिरा और उस समय 11% मार्केट गिरा और 3 महीने में रिकवर हो गया। इस बार सितंबर से मार्केट गिर रहा है और अभी तक 2025 में हम मार्च को पूरा कर चुके हैं, अप्रैल में खड़े हुए हैं। 17% मार्केट अपने हाई से गिर चुका है 26,277 से। अब ये कितने महीने लगाएगा रिकवरी में, विनीत सर से पूछता हूँ। विनीत सर,
कितने महीने लग जाएंगे इस बार? सर हमें ना बहुत एक करेक्शन एंड होने के दस्तावेज हमें आ रहे हैं, जहां से हम देख सकते हैं कि एक मल्टी मंथ रिकवरी आ जाएंगी। 35 to 40% रिकवरी आ सकती है ऑफ द फॉल। एंड उसके बाद में हमें और एक डिप देखने को मिलेगा समवेयर इन अगस्त सितंबर, विच विल टेक द मार्केट इनटू दिसंबर डाउन। तो एक अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनने वाली है आने वाले कई दिनों। जी, तो सर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी या मतलब इन लेवल्स पर अगर मैं कोविड से देखूं तो सर, तो कोविड के बाद 2020 के बाद अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल ये पिछले 5-6 महीने में हमें देखने के लिए मिला, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के समय पे 16%, अदानी के समय पर 11% और अब 2024 से 25 के बीच में 17%। तो दिस इज द हाईएस्ट वन जो कि 17% गिरा है। लेकिन उस समय पर हम 5 महीने और 3 महीने में ही रिकवर कर गए थे। सर जिस दिन कोई ये खबर आ गई कि इंडिया ने ट्रेड डील कर ली, ऐसा तो नहीं कि ये भी हम भी 2-3 महीने में वहीं पहुंच जाए, 26,277 पार कर दें, ऐसी सिचुएशन लगती है आपको? देखिए बहुत मूविंग पार्ट्स है वर्ल्ड इकोनॉमी में, और कोई भी चीज डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस में कहने के लिए ना मेरे पास अभी इतने सारे ठोक दावे नहीं है। लेकिन मुझे एक दिखता है कि अ, हम जो 5-6 महीने का फॉल देखे थे सितंबर से, वो लगभग और एक मैक्सिमम जो भी कैपिटुलेशन बॉटम बनेगा, वहां से हम जो रैली हुई थी उसमें हम एक रिलीफ रैली देखेंगे जो फॉल हुई थी उसको, जो 35 to 40% पैन आउट हो सकती है। एंड वो मुझे लगता है कि आने वाले कई दिनों के बाद आएंगी। एक बार ये सब देखिए, जो 9th of April है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ इवेंट जिसमें फाइनलिटी हो जाएगी, राइट? तो 34% लग जाएंगे। उसके बाद में आपको एक आध महीने में समझ ही जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, और मार्केट बहुत दूरदृष्टि रखता है, डिस्काउंट कर लेता है इवेंट्स को पहले। तो हमें लगता है कि 9 तारीख के बाद में की इवेंट और थोड़े 4-5 दिन बाद हम उसके बाद में पैसा डिप्लॉय करना चालू कर सकते हैं इन गिने चुने सेक्टर में। सर एक और खबर जो कि हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में कल आई थी हालांकि, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट खबर थी कि जैसे ही क्रूड ऑयल गिरने लगा तो गवर्नमेंट ने इसका बेनिफिट खुद ले लिया और आम जनता तक नहीं आने दिया। क्रूड $60 पर बैरल पर रहने पर पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कल ₹2 लीटर एक्साइज बढ़ाने के बाद ये बोला। लेकिन सस्ता कब होगा सर? क्योंकि हमने देखा कि पेट्रोल पर अब एक्साइज ड्यूटी ₹13, डीजल पर ₹10 हो चुकी है, एलपीजी सिलेंडर पर ₹50 पर सिलेंडर दाम बढ़ा दिए। अब FY25 में एलपीजी की बिक्री पर 41,338 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड लॉस हो रहा है कंपनियों को, तो उसकी भरपाई करने के लिए एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। विनीत सर कैसे देख रहे हैं, आम पब्लिक को कुछ फ़ायदा मिलेगा ये $60 क्रूड ऑयल आने पे? क्योंकि हमने देखा कि अब ऑलमोस्ट हम $60 पर आ ही चुके हैं क्रूड में। देखिए जब तक इंडिया के जो वो बॉन्ड्स है ना वो पे ऑफ नहीं होते जो यूपीए गवर्नमेंट में रेज हुए थे, तब तक गवर्नमेंट एनर्जी के दाम घटाएगा नहीं। ओके। दूसरी चीज क्या है कि आपको एक रियलिटी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपने दाम बढ़ा दिए तो लोग रास्ते पे आ जाएंगे, दाम नहीं घटाए तो लोग रास्ते पे नहीं आएंगे। ये भी एक आयरनी है जिसको फुली यूज करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दिस, और वो इसके ऊपर काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक वो बॉन्ड ऑयल बॉन्ड जो है उनकी मेजोरिटी नहीं होती है, तब तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये जो एक्साइज ड्यूटी का स्ट्रेस इंडिविजुअल्स पे लगाया है वो कभी कम होगा। अभी इससे ही ना आप अमेरिका में कोरिलेट कीजिए कि जब तक अमेरिकन फिस्कल सिचुएशन स्थिर नहीं हो जाती, आपके टैरिफ्स घटेंगे नहीं। जैसे इंडिया ने अपनी फिस्कल सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में दाम घटने के बावजूद भी उन्होंने हाई प्राइसेस रखे थे, है ना? वही सेम चीज ट्रम्प कर रहा है उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। हमें कभी कभी बुलेट बाइट करना पड़ता है ताकि
अपनी इकोनॉमी सरवाइव करे। जैसे हम जब सिचुएशन अपनी हेल्थ खराब होती है तो हम दवाई लेते हैं, ये एक कड़ू किस्म की दवाई है। बिल्कुल ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी कुछ खरीदारी के लिए आपको सेफ बेट लग रहा है क्या? देखिए, हमें जो एसी एसी ट्रेंड है ना, वो काफी इंटैक्ट है। गर्मी से लोग झड़ते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें एक सेक्युलर ट्रेंड बनेगा। और वोल्टास और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रहती है, उनके काफी अच्छे क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में किन पर्टिकुलर कंपनीज पर हम फोकस कर सकते हैं। विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। आपसे काफ़ी कुछ बातें सीखने को मिलती हैं सर, मैक्रो इनसाइट बहुत ज़बरदस्त मिलती है आपसे। आप काफ़ी पढ़ते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि विनीत सर से मेरी रात को 2-2 3-3 बजे बात हो जाती है और विनीत सर जाग रहे होते हैं और मतलब कुछ मुझे पूछना होता है तो मैं विनीत सर को मैसेज डालता हूँ और उसका रिप्लाई आ जाता है तुरंत। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस होता है कि इस समय पर अगर कोई जाग रहे होंगे हिंदुस्तान में, कोई एनालिस्ट तो रिसर्च के बंदे, तो वो विनीत सर ज़रूर होंगे। तो विनीत सर से ये बड़ा फ़ायदा मिलता है और बहुत पढ़ते हैं सर। थैंक यू सर हमारे साथ अपनी एजुकेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू।